लगभग चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था पिछले वीडियोस में, बेहतर तरीके से किया था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूरी जन्म कुंडली हम लोग जान चुके हैं और आज हम लोग इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। मेरे भाई क्या जानेंगे? हिंदी में अर्थ जानेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर में एक प्रेम कथा के बारे में बात करी गई है, पद्मावत के, है ना। एक पद्मावती जो हमारी राजकुमारी थी, तो उनके बारे में बात करी गई है। तो एक ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दो लाइन, एक लाइन लेके पूरा हिंदी एक्सप्लेन करूँगा। वैसे आपको बुक का दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, पूरा इतना का हिंदी अर्थ आपको समझना है। क्लियर है? तो चलो एक एक लाइन करके हम लोग हिंदी अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहला लाइन है हमारा कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। यानी इसका अर्थ क्या हुआ मेरे भाई? एक नैन के होते हुए भी जायसी गुण, यानी कि बहुत ही गुणवान थे। कौन? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, वो बहुत गुणवान है। उनका एक ही आँख था, बाई आँख नहीं था, याद रखना। ठीक है, कौन आँख नहीं था मेरे भाई? बाई आँख से वंचित थे बेचारे। ठीक है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। यानी कि इन्होंने काव्य लिखा है, तो जो भी इनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है, इनके तरफ आकर्षित हो जाता है। ये इस तरह से दिखते हैं। तो पहला का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आराम से सुनो, सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन करके समझा दूंगा। दूसरा लाइन क्या कह रहा है? चांद जसई जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुझा एक ही नैनाहा, उआ सूक स्नान माहा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर ने उन्हें चंद्र की तरह धरती पर उतारा है। जैसे एक चंद्र है, चंद्र भगवान ऊपर देखते हो ना, चंद्र उगता है। तो जैसे चंद्र एक हमारे पृथ्वी में है, पृथ्वी पर है, दुनिया में है, अंतरिक्ष में है, उसी तरह से इस कवि को भी भगवान ने चंद्र की तरह उतारा है। जैसे चंद्रमा में कमी है, जैसे चंद्रमा में दाग है आपको पता है, जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे कमी जो है ना कवि में भी है। यहाँ पर कमी होना चाहिए था, कमी जो है ना मेरे भाई वो कवि में भी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य के प्रकाश से पूरे संसार को फैला रहा है। जैसे चंद्रमा रात में अपने प्रकाश से रोशनी थोड़ा मोड़ा ही प्रदान करता है, उसी तरह से जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी अपनी कविता के माध्यम से पूरे संसार में एक प्रकाश डाल रहे हैं। समझ में आ गया होगा। अगला लाइन क्या था? जस से सुझा एक ही नैनाहा, उआ सूक स्नान माहा। यानी जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित होता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आँख की इस दुनिया को भली भांति जाना है। यानी कि एक आँख से इस पूरे दुनिया को भले भांति किसने जाना है मेरे भाई? कवि ने जान लिया है। तो ये दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नहीं आता एक बार और वीडियो को देख लेना। अगला लाइन है तुम्हारा, जो लही अम्बहि डाभ न होई, ताऊ लही सुगंध बसाई न सोई। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक आम में नुकली यानी कि मंजूरी नहीं होती है, मंजूरी समझते हो? अरे आम फरने से पहले मुंजरी आती है, तो वही बोल रहे हैं कि जब तक आम में मुंजरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है और ना ही उसमें फल लगता है मेरे भाई। तो वही चीज़ समझा रहे हैं कि जब तक आम में नुकीली मंजूरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। अगला लाइन है कि नहीं समुद्र पानी और खारा, ताऊ अति भय असुझ अपारा। यानी कि समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए ही वह असुझ और अपार है मेरे भाई। समुद्र का जो पानी है खारा है, नमकीन है, फिर भी वह असुझ और अपार है। ठीक है, ये बात कौन कहता है? लेखक कहते हैं। सोचो कितना गहन तरीके से, कितने गहन विचार से वो इस चैप्टर को समझा रहे हैं। और मेरे जितना छोटा वीडियो में आपको कोई नहीं समझा सकता, ना कोई पूरा मेरे जितना डिटेल हिंदी में कोर्स दे सकता है। परिचय प्रश्न सब फ्री में यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया। अगला है देखो, जू से मेरु अतिरसूल विनाशा, भा कंचन गिर लग आकाशा, जौ लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से नष्ट नहीं किया जाता गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। यानी कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया था तब तक वो मेरे भाई क्या सोने का नहीं हुआ था। और जब तक घेरिया यानी सोने गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता, जब तक वह जो कांची होती है धातु सोना नहीं होता। यानी कोई भी धातु को जब तक हम सोने के गलाने वाले पात्र में नहीं गलाते तब तक वो सोना नहीं बनता, याद रखना।
तो सबका मतलब है मेरे भाई, है ना। इस तरह से मान लो 4 लाइन दे के पूछ दिया कि हिंदी स्पष्ट करे, तो आपको सब लाइन का हिंदी पता रहेगा तब तो स्पष्ट करोगे ना। अगला देखो, एक नयन जस दर्पण आओते ही निर्मल भो, सब रूपवंत नाही सुख मोहि कही चाहो। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। एक आँख के होते हुए भी बिल्कुल दर्पण की तरह स्वच्छ है, और पर उनकी एक इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कुछ पाने के लिए उनके मुख की तरह ताका करते हैं। यानी को बदसूरत लगते थे, चेचक बीमारी था उनको, पूरे शरीर में घाव जैसा, दाने दाने जैसा था। उनका एक आँख नहीं था, मतलब एक आँख से विहीन थे, और एक कान से हीन थे, मतलब एक कान से सुनाई भी नहीं देता था। फिर भी जितने भी सुंदर सुंदर लोग हैं ना, वो सारे उनकी तरफ देखा करते थे कि कुछ तो हम लोगों को फ़ायदा हो जाए, हम लोगों की तरफ वो ताक दे, इस तरह से। समझ रहे हो मेरे भाई? चलो, तो पहले हम लोगों ने अष्टांजा को समझ लिया, अब हम लोग दूसरे अष्टांजा में आ रहे हैं, और इसमें भी कुछ लाइनें हैं, तो उसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। मुहम्मद कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पा गावा, जोरी लाई रक्त के लेई गाड़ी नैन जल भेई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मुहम्मद, यानी कि मुहम्मद कह रहा है कि मैं यह काव्य रचकर सुनाया है, जिसने भी इसे सुना है वो प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी जिसने भी सुन लिया ना, उसको प्रेम के पीड़ा यानी दर्द का अनुभव हो गया है। मैंने इस काव्य को रक्त के लेई लगा कर जोड़ा है, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है। यानी कि जो भी चीज़ था मैंने सब चीज़ को इसमें डाल दिया है, और लोग जब इसको सुनते हैं तो फील करते हैं अपने आप के दर्द को, अपने भावनाओं को, अपने तकलीफ़ों को, इस तरह से वो सारी चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, अगला जो है 4 लाइन है, और इसका हिंदी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है ना। अगला जो आपका लाइन है कह रहा है, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मक क्या के रह जगत में चिन्हा, कहाँ सो रक्त सेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि अपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कह राजौ जय किन्ही बखानो, कह स्वरूप पद्मती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। देखो इसका मतलब क्या है, 4 लाइन जो है ये तुम्हारा हूबहू दे देगा, और कहता है अर्थ स्पष्ट करें 5 नंबर में। इसलिए मैंने इस 4 लाइन को अच्छे से लिखा, और इस पूरे 4 लाइन का हिंदी आपको अच्छे से बता देता हूँ। मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरा न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही रहे। यानी ये कविता जो है ये मेरी आखिरी निशानी बनकर रहे। अगर मैं इस संसार में मान लो नहीं रहता हूँ, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो लोग मुझे याद करें कविता के माध्यम से। अब वह ना रत्नसेन है, और ना ही रूपवती पद्मावती है, ना ही बुद्धिमान सुआ है, और ना ही राव चेतन है या अलाउद्दीन है। आज इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानियां हैं। यानी जितने भी हमने नाम लिया, रूपवती पद्मावती, क्योंकि पद्मावती बहुत सुंदर रानी थी, है ना बुद्धिमान सुआ रहा, ना राव चेतन रहे, ना अलाउद्दीन रहे, ये सब लोग नहीं हैं आज, लेकिन इनके चीज़ों को लोग याद करते हैं। इन्होंने जो किया उसको लोग याद करते हैं। उसी तरह से अगर मैं मान लो मर जाता हूँ, तो मेरे कविता के रूप में, मेरी कहानी के रूप में मैं जो लिख के दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तो लोग सुनेंगे ना। तो इसलिए वो सारी चीज़ें बताते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा क्वेश्चन है और इसका अर्थ मेरे भाई समझा रहा हूँ। मान लो पहला क्वेश्चन है, मैंने करना भूल गया था टाइपिंग में, कोई नहीं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी कि क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती है। यानी कि जो पुरुष ऐसा है, धन्य है, जिसकी कीर्ति यानी कहानी, प्रतिष्ठा, जो कैसा अपना आचरण बना कर रखा है, क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें एक इतिहास के रूप में बन के रह जाती है मेरे भाई, है ना। उसी तरह से रह जाती है और संसार उसे याद करता है। जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प का सुगंध मतलब रहता है ना, पुष्प मुरझा जाता है, वैसे ही इंसान को भी याद किया जाता है, इंसान के मरने के बाद भी। समझ में आया? चलो, और अगला जो 2 लाइन है मेरे भाई, क्या कर रहा है, कई न जगत जस बेचा, कई न लिम्हा जस मोल, जो यह पढ़ कहानी हम सब रे दुई बोल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है।
कि जो मेरे कलेजे के खून से रची कहानी को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद जरूर करेगा। लेखक कहता है कि संसार में ना किसी ने यश को खरीदा है और ना किसी ने यश को बेचा है, लेकिन मैंने जो लिखा है लोग इसी से तो मुझे 2 शब्दों में ही याद करें, लेकिन याद तो करेंगे। मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ उससे लोग याद तो करेंगे और आगे हम लोग क्या करेंगे, सारांश। तो अगले वीडियो में सारांश करा दूंगा। कितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो लाइन बाय लाइन मेरे भाई सारे चैप्टर पढ़ो प्लेलिस्ट में जाके, है ना, और बेहतर तरीके से काव्य खंड मचा डालो। गद्य खंड पूरा कंप्लीट है तो सबका प्लेलिस्ट बना के मैं आपको देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सको। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में सारांश के साथ।